हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 4 के द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.2 को हल करेंगे। इस 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है कि जो आपके गुणनखंड विधि से दो द्विघात समीकरण दिए जाएंगे उसको आप हल कर दीजिए। ध्यान देना है, गुणनखंड विधि से दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब होता है कि एक ऐसा संख्यात्मक मान होगा जिसे द्विघात समीकरण में अगर हम प्रतिस्थापित करेंगे तो पूरा द्विघात समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समीकरण का जो मूल होगा वो समीकरण का हल कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग गुणनखंड विधि से इन प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए दिया गया है x² - 3x - 10 = 0। अब ये जो द्विघात समीकरण है इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। यहाँ पर जो गुणनखंड विधि ली गई है इसमें हम मध्य पद का गुणनखंड करेंगे और ग्रुपिंग करते हुए समीकरण का मान ज्ञात कर लेंगे। तो मध्य पद का गुणनखंड करते हैं, ये आपको मालूम ही होगा किस प्रकार करते हैं। जिन छात्रों को मालूम नहीं होगा वो कमेंट करके बताएंगे, उनके लिए स्पेशली एक वीडियो गुणनखंड विधि से हम मध्य पद का प्रयोग मध्य पदों को तोड़ते हुए कैसे गुणनखंड करते हैं, ये वीडियो आपके लिए बना दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को ध्यान देते हैं। यहाँ जो प्रश्न संख्या 1 है इसमें x² - 3x - 10 = 0 है। तो यहाँ जो मध्य पद देखिए यहाँ पर दिया गया -3x, ये हमारा मध्य पद है और हमको इसको तोड़ना है दो पदों में। ठीक है, लेकिन यहाँ दो पदों का जो नियम होता है, इसमें नियम क्या है कि आपको दो संख्यात्मक मान प्राप्त करने हैं। सपोज दैट एक संख्या a होगी और दूसरी संख्या b होगी, लेकिन वो इस प्रकार सेलेक्ट आपको करना है कि उन संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए -10। उन संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए? -10 होना चाहिए। और उन्हीं संख्याओं को ज़रूरत पड़े तो आप जोड़ दीजिए या आप घटा दीजिए, तो उसका मान मध्य पद के बराबर होना चाहिए -3। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ दिमाग लगाएंगे। फैक्टर मेथड से भी आप कर सकते हैं। ऐसी दो संख्या जिसका गुणनफल 10 हो और योग या अंतर -3 हो, तो हमको दो संख्याएं यहाँ पर प्राप्त होंगी। एक संख्या होगी हमारी 5 और एक संख्या हमारी होगी 2। 5 और 2, लेकिन ध्यान देना है गुणनफल ऋणात्मक है। अब इसका नियम आप जानते हैं कि जब दो विपरीत चिन्हों का गुणनफल हम निकालते हैं तभी उसका नियम के अनुसार जो चिन्ह होगा वो ऋण होगा। मतलब 5 और 2 में से एक संख्या धनात्मक होगी और एक संख्या ऋणात्मक होगी, और वो डिपेंड होगा मध्य पद के, क्योंकि मध्य पद में -3 है। इसका मतलब यहाँ पर हम 5 को माइनस रख दें और 2 को कर देते हैं प्लस में। अब दोनों संख्या हमको प्राप्त हो चुकी हैं, एक संख्या -5 और एक संख्या +2। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पहला स्टेप लिखेंगे x² - 5x + 2x - 10 = 0। ये हो गया आपका। अब हम यहाँ पर दो पदों का ग्रुप तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये जो नीचे लाइन खींची गई है वो आपको समझाने के लिए है कि आप पहले दो पद का ग्रुप और आखिरी दो पद का ग्रुप बना लेंगे। अब ग्रुप इसलिए बनाया गया है कि हमको उसमें से एक पद कॉमन लेना जो उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ पर दोनों पदों में हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास कॉमन है x, इसलिए हमारे पास यहाँ पर शेष बचा x - 5 प्लस। अब कॉमन बचने का मतलब हो गया कि जो x - 5 गुणनखंड बचा हुआ है वो हमारे दूसरे ग्रुप में भी x - 5 एक गुणनखंड होना चाहिए। तो इस प्रकार हम ग्रुपिंग करेंगे, ये ध्यान में रखते हुए। अब यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं 2। देखिए यहाँ पर भी हमारे पास बच गया x - 5। तो x - 5 और x - 5 इसको हम एक बार लिखेंगे और यहाँ से हमारा दूसरा गुणनखंड होगा x + 2 = 0। ठीक है, ध्यान देना है आपको कि जब आपका गुणनखंड संपूर्ण हो जाए तो एक ऐसा फैक्टर जो दोनों के पास है, जैसे यहाँ पर x - 5, उसको एक बार लिखेंगे और फिर आपका है x और यहाँ से +2। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों गुणनखंडों की तुलना हम बारी बारी से 0 से कर देंगे और तुरंत ही आपको समीकरण का मूल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसलिए जब आप तुलना करेंगे कि x - 5 का कंपैरिजन हम करेंगे 0 से, तब x = 5, मतलब समीकरण का जो पहला मूल होगा वो 5 होगा। ठीक, दूसरा मूल जानने के लिए हम दूसरे गुणनखंड की तुलना करेंगे। जब x + 2 के कंपेयर करेंगे 0 से, तब x का वैल्यू होगा -2, इसलिए समीकरण के दो मूल -2 और 5 होंगे। ये समीकरण का हल हो गया, वो भी गुणनखंड विधि से।
समीकरण का दो मूल, पहला उत्तर -2 और दूसरा उत्तर 5। ये -2 और 5 समीकरण के दो मूल होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रश्न संख्या 1 को हल कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में भी हम मध्य पद का गुणनखंड करेंगे और उसका हल यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 को भी हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 में हमको दिया गया है 2x² + x - 6 = 0। यहाँ पर क्या करना है, हमको दो ऐसी संख्या प्राप्त करनी है कि जिनका गुणनफल होना चाहिए -12। अब आप ये सोचेंगे कि -12 यहाँ पर कहाँ मिला हुआ है। -12 का मतलब यहाँ पर देखेंगे 2 × -6। इस समीकरण में 2 × -6 किया गया है। दो आपका ये आपका A है और ये आपका C है। इन दोनों का गुणनफल हो गया -12। तो दो संख्या ऐसे प्राप्त करनी है कि जिनका गुणनफल होना चाहिए -12 और उन संख्याओं का योग या अंतर ये होना चाहिए 1, क्योंकि x का गुणनखंड कितना है, कोफिशिएंट गुणांक आपका कितना है, 1 है। ठीक, तो ऐसी संख्या आपको सेलेक्ट करनी है। अब आप दो संख्याएं तुरंत आपके दिमाग में आएगा 4 और 3, क्योंकि 4 और 3 का प्रोडक्ट जो निकलेगा वो 12 निकलेगा और 4 में से 3 जब हम माइनस करेंगे तब हमको मिलता है 1, वो भी धनात्मक रूप में। तो इसका मतलब जब इस खंड को हम लोग तोड़ेंगे तो ये निकल गया 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर ग्रुपिंग करेंगे। ये दोनों पहले ग्रुप, ये दूसरे ग्रुप। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2x, तो यहाँ से बचेगा x + 2। ठीक है, अब ये यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए कॉमन लेंगे माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर ये पूरा पद बीच में जो उभयनिष्ठ बचेगा वो धनात्मक निकलेगा। और यहाँ से कॉमन लेंगे 3, तो यहाँ पर मिलेगा x + 2 = 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समीकरण में हमको पहला फैक्टर मिल गया x + 2 और दूसरा फैक्टर है 2x - 3 = 0। ठीक है, अब या तो आप डायरेक्टली कंपैरिजन कर दीजिए दोनों गुणनखंडों का 0 से, या बारी बारी से करेंगे। तो हम बारी बारी से करते हैं कि पहला चीज़, जब हमने x + 2 का कंपेयर किया 0 से, इसलिए तब x का मान निकलेगा आपका -2 पक्षांतर करने के बाद। और दूसरा आपका कहा गया है कि जब 2x - 3 = 0 है तब x बराबर आपका निकलेगा 3/2। पहले 3 का पक्षांतर और फिर 2 का पक्षांतर। इसका मतलब x का आंसर 3/2 भी हो सकता है और -2। इस समीकरण के दो मूल 3/2 और -2 होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रश्न संख्या 2 को भी हल कर लिया, जिसका मूल है 3/2 और -2। गुणनखंड विधि से बड़ी आसान विधि है, आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल आपके लिए सरल होगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 को भी हम सरल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 में ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन दिया गया है वो देखने में टिक पर लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर अंडर रूट के क्वेश्चन आ गए हैं। बहुत से सारे छात्र जो होते हैं वो रूट के क्वेश्चन से घबराते हैं, जबकि घबराने की कोई बात नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन के बाद हम लोग उसको भी सरल करते हैं। चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 कहा गया है √2x² + 7x + 5√2 = 0। ठीक है, अब मध्य पद के नियम से आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको सबसे पहले AB मतलब दो नंबर आपको ऐसे लेने हैं कि जिनका गुणनफल कितना होना चाहिए। तो गुणनफल आपका √2 × 5√2 के बराबर होना चाहिए। मतलब दो संख्या ऐसा सेलेक्ट कर लें कि उनका गुणनफल 10 के बराबर हो जाए और उनका योग या अंतर बराबर हो (7 के। किसके? (7 के। तो हम दो संख्या सेलेक्ट कर लेते हैं। एक संख्या होगी 5 और एक संख्या होगी 2। 5 × 2 10 और 5 में 2 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा हमारा 7 के बराबर। तो ये मध्य पद टूटेगा। सबसे पहले जब मध्य पद टूटेगा तो 2x² प्लस, अब चूँकि यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं कि पेयर बनाते वक्त भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि हम किस तरीके से पेयर बनाएं ताकि सरलता से हमारा गुणनखंड निकल जाए। ठीक, लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ दोनों में ऐसा कौन सा चरण है जो कॉमन है। तो केवल एक ही चीज़ है, यहाँ पर हमको कॉमन दिखाई दे रहा है x। x लेने पर हमारे पास बचा √2x एंड +5। x यहाँ से निकल गया, √2x प्लस कितना हो गया 5 हो गया।
अब यहाँ हम ध्यान देंगे गुणनखंड में प्रथम पद √2 है, √2 2 से छोटा होता है, इसका मतलब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं √2। ठीक है, अब जैसे ही √2 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका √2 इंटू एक्स। कॉमन लेने का मतलब होता है कि जिस पद को हम कॉमन लेते हैं उस पद से पक्ष के हर एक पद में भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो जब √2 हमने यहाँ पर कॉमन लिया तो यहाँ बच गया √2x। कुछ छात्रों को यहाँ कन्फ्यूज़न होगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास 2x है और हमने यहाँ से कॉमन लिया √2, मतलब √2 से हमको भाग करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप परमेकर जानते हैं, रेशनलाइजेशन जिसको कहा जाता है, तो हम √2 और √2 का मल्टीप्लाई समान रूप से अंश और हर में करेंगे। अब पक्ष हो गया 2√2 इंटू एक्स और नीचे हो गया 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बच गया √2x, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है √2x। ठीक है, सरलता से निकल गया। अब √2 यहाँ से √2 को माइनस कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो सीधे बचेगा आपका यहाँ पर 5 बराबर हो गया आपका 0। देखिए दोनों फैक्टर हमने कर दिया, एक है √2x + 5 और एक है x √2। हम आगे बढ़ते हैं, इनको लिखते हैं अच्छे तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पर गुणनखंड बचा हुआ है √2x + 5 एंड x + √2 = 0। अब बस आखिरी स्टेप में जब √2x + 5 का कंपेयर करते हैं 0 से, तब x का वैल्यू सबसे पहले 5 जाएगा माइनस में, फिर √2 आएगा, मतलब x का वैल्यू -5 √2 होगा। और दूसरी बार हम करेंगे, जब x + √2 का मान 0 होगा तब x का मान -√2 होगा। इसका मतलब x का मान -√2 और -5 √2 होगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सरल कर लिया। ठीक है, √2 था, टिपिकल था। कॉमन लेने का तरीका जैसे आपको बताया गया कि किस प्रकार आप भाग करते हैं, मध्य पद किस प्रकार आप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ। यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं वो पाँचों थोड़े से अलग अलग करके दिए गए हैं। जैसे पहला आपका अलग है कि पहले में कोफिशिएंट x² के साथ 1 है, दूसरा अलग है, इसमें कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर प्रथम पद 1x² के अलावा यहाँ पर 2x² है। ठीक है, ये संख्या रूट वाली है, यहाँ पर एक है फ्रैक्शनल फॉर्मेट में और यहाँ पर थोड़ी सी संख्या बड़ी करके दी गई है। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 को हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 में हम क्वेश्चन लिख देते हैं 2x² -x + 1/8 = 0। पहले हम इसको सरल करके थोड़ा छोटा करेंगे, अपने लिए आसान करेंगे। तो यहाँ के एलसीएम निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा 8। तो ये इक्वेशन होगा 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 दूनी 16x² -8x + 1 = 0 या 16x² -8x + 1, 8 का गुणा 0 पे हो गया। तो ये आपका नया समीकरण, इसका फॉर्मेट जो है वो बदल के हो गया 16x² -8x + 1। अब हमको दो संख्या ऐसी खोजनी है कि गुणा करने पर गुणनफल जो होना चाहिए उन दोनों संख्याओं का वो 16 होना चाहिए। देखिए 16 का नेम 16। ठीक है, गुणनफल 16 होना चाहिए और उन संख्याओं का योग या जो अंतर होना चाहिए वो -8 होना चाहिए। सोच रहिएगा, गुणनफल प्लस में हो +16 और योगफल या अंतर जो आप निकालेंगे वो -8 होना चाहिए। तो हमको एक ही संख्या मिल रही है 4 और 4 और दोनों को हम निगेटिव कर लें, क्योंकि ऋण और ऋण का गुणनफल धन होता है और 4 × 4 16 हो गया। तो गुणनफल 16 मिल गया और समान चिन्हों का योगफल समान चिन्ह के साथ ही लिखा जाएगा। तो -4 और -4 को जब हम योग करेंगे तो -8 मिलेगा। तो मध्य पद टूट गया -4 और -4 में। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे 16x² -4x -4x + 1। ठीक है, ग्रुपिंग करते वक्त ध्यान देंगे, कॉमन लेंगे यहाँ पर कितना 4x, तो आपके पास यहाँ से बचा 4x। कॉमन लेने का मतलब जिस पद को आप कॉमन लेंगे तो उसमें हर एक पद से भाग देना रहेगा। -4x से 4x को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले लेंगे और माइनस के बाद देखिए 4x - 1 और यहाँ पर +1 है, तो उसको -1 में कन्वर्ट करना, इसलिए -1 को कॉमन लिया गया।
तो ये संख्या हो गई 4x, माइनस से प्लस को डिवाइड करते हैं तो माइनस आएगा, यहाँ पर -1 इज इक्वल टू 0। तो हमको दो संख्या मिली एक ही जैसी, 4x - 1 और 4x - 1 बराबर 0। इसलिए हम जब कंपेरिजन करेंगे 4x - 1 बराबर 0 की, तब आपको x का मान मिलेगा 1/4। चूँकि दोनों चीज़ें वही हैं इसलिए x का मान 2 बार निकलेगा। इस समीकरण के दो मूल होंगे, दोनों समान होंगे, 1/4 और 1/4। ध्यान देंगे भले ही ये गुणनखंड आपका एक जैसा हो, लेकिन आपको दोनों की तुलना करनी है 0 से, अर्थात समीकरण के दो मूल होंगे और दोनों क्या होंगे, समान होंगे। आप इसको एक ही बार लिखने की गलती मत करिएगा, अन्यथा आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, भले ही वो दोनों एक जैसे निकले, लेकिन आपको उसको निकाल के लिखना है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के जो दोनों मूल हैं वो 1/4 एंड 1/4 होंगे। ठीक है, अब हम आपने यहाँ पर आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है कि 100x² - 20x और +1। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे, यहाँ पर कहा गया है 100x² - 20x +1 बराबर 0। अब गुणनफल जो होना चाहिए वो इसके बराबर, मतलब दो संख्या ऐसी लीजिए कि जिसका गुणा करने पर 100 आ जाए और उन्हीं संख्याओं को या तो जोड़ें या तो घटाएं तो आ जाए -20। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं 10 और 10, और दोनों को हम ले लेते हैं ऋण। -10 गुणे -10 ये होगा +100 के बराबर, और -10 और -10 का जो योगफल होगा वो -20 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हम मध्य पद को तोड़ देते हैं। तो 100x² - 10x +1 बराबर 0। हम यहाँ ग्रुपिंग कर लेते हैं, कॉमन लेंगे यहाँ पर 10x से, तो 10 × 100 और x से भाग कर दिए तो x -1। ठीक है, यहाँ से हम 1 कॉमन लेते हैं तो 10x - 1 बराबर 0। तो हमारा खंड निकला 10x - 1 और 10x - 1 बराबर 0। ठीक, पहले प्रश्न की बात इसमें भी आया है, जब 10x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1/जो। इसी प्रकार दूसरा पद भी होगा 10x - 1 बराबर 0, तो आप यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1/2। तो आंसर 1/2 और 1/2। यहाँ भी दोनों समीकरणों के मूल आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो छात्रों यहाँ हम लोगों ने 4.1 के प्रश्न संख्या 1 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है, और स्टेप स्टेप आपको बताया गया है कि आप इस प्रश्न को गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे। उम्मीद है प्रश्न हल करने में आपको सहजता होगी। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। कमेंट करके आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आने वाले स्टेप में प्रश्न संख्या 2 को भी हल करके बताया जाएगा। स्टेप स्टेप आपको कक्षा 10 के हर एक चैप्टर की जानकारी दी जाएगी। चैनल पर बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। धन्यवाद।